Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 30th of November 2021, Tuesday. Inspiration of the day is just when Caterpillar thought the world was ending, he turned into a butterfly. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Health expenditures share in GDP down to 3.3% in financial year 18. So as per the National Health Account estimates that has been released on Monday by Health Ministry, the share of India's total health expenditure as a part of GDP has decreased or went down to 3.3% in financial year 2018, and in previous 2 years it used to be, previous 2 years means previous than 2018, it used to be 3.8%. तो सीधा सीधा ये बात कही है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के डेटा ने कि 2018 में हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी का 3.3% रह गया। 3.3% एक्सपेंडिचर जीडीपी का केवल और केवल हेल्थ के फॉर्म में हुआ, जबकि पिछले सालों में ये जो नंबर 3.3 का था ये 3.8 होता था। इट मीन्स इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.8 टू 3.3% ऑफ जीडीपी। और अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा को कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर द लॉन्ग टर्म डेटा, इट मीन्स डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014 टू फाइनेंशियल ईयर 2018, इट मीन्स बीजेपी रेजिम के स्टार्ट होने के समय से लेकर के अगर 2018 तक के डेटा को कंपेयर करें तो शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज जीडीपी हैज़ गॉन अप फ्रॉम 3.78% to 5.12%। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का जो शेयर है जीडीपी या टोटल एक्सपेंडिचर में वो 3.78 से 5.12 तक इंक्रीज किया है, लेकिन हेल्थ एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। दिस कुड ऑल्सो एक्सप्लेन अ डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2018 as per the NHA data. आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंस दैट डायरेक्टली मेड बाय हाउस होल्ड्स एट अ पॉइंट ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर। तो सीधा सीधा ये NHA ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ एक्सपेंडिचर पर डेटा जो है वो, या हेल्थ एक्सपेंडिचर पर जो अपना खर्चा है वो कम किया है, और इसकी वजह से जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, जो इंडिविजुअल हैं, उनका आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर अवेलिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स, फॉर अवेलिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, वो इंक्रीज हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगी तो भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स तो होंगी, और उसको ठीक करने के लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को इंडिविजुअल अपने पॉकेट से पैसा खर्च करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस द डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेड बाय हाउस होल्ड एट द पॉइंट ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैज़ increased as per the NHA data. And this out of pocket expenditure simply indicates the extent of financial protection available for household towards the healthcare payments. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो डेटा है NHA का, ये सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हाउस होल्ड है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तभी कर रहे हैं जबकि उनके पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अवेलेबल है हेल्थ केयर पेमेंट्स के लिए। That is why they are doing out of pocket expenditure. Healthcare Ministry apart from it also said there is an increase in the government health expenditure as a part of total GDP. तो हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर टोटल जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 2013 और 14 में 1.15% था, जो कि 2018 आते आते 1.3% तक रह गया है, या हम बोल सकते हैं 1.3% तक आ गया है। एंड व्हाट्स नीड टू बी सीन इज वेदर दिस विल कंटिन्यू फॉर अपकमिंग ईयर्स और नॉट। मतलब 2018 के बाद से क्या ये बढ़ा है हेल्थ एक्सपेंडिचर का शेयर इनटू जीडीपी या नहीं बढ़ा है।
हालांकि अगर बहुत ऑब्वियस तरीके से हम देखें तो इसके बाद कोविड की सिचुएशन आई है और गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ा, और मोस्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ने पैसा लिया है मार्केट से वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर और हेल्थ और सोशल बेनिफिट्स जैसे स्कीम्स पर ही गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्रप्शन देखने को मिला था हेल्थ केयर सेक्टर में भी और अदर सेक्टर्स में भी। बट इसमें कई इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हाँ, 2018 के बाद से डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, या हम ये कह सकते हैं हेल्थ केयर या हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी एज अ शेयर ऑफ जीडीपी इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि पैंडेमिक आया था। और उसके बाद से 2018 के अगर हम देखें तो उस समय भी इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी, या गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, आयुष्मान भारत करके। और डेफिनेटली आयुष्मान भारत स्कीम के साथ हम सबको पता है कि कई सारे जो सेगमेंट्स हैं उनको एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया था। सो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष्मान भारत इन September 2018 गवर्नमेंट स्पेंडिंग मे हैव इंक्रीज्ड, बट येस बिकॉज ऑफ pandemic in financial year 2020 or 2021, this particular pandemic years definitely have shoot up the out of pocket expenditure of public। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़े होंगे इस ड्यूरेशन में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ होगा पब्लिक का बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। एंड दिस इज द टोटल डेटा ऑन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द टोटल expenditure। So this black bar indicates the total health expenditure as a percentage of GDP, whereas this gray bar indicates the out of pocket expenditure as percentage of टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रहा था। हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2014 से, जबकि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर 4.0%, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज 4.0%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18 आते आते 3.3% तक रह गया है। जबकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम एज पर द NHA डेटा। तो थोड़ा सा पेक्युलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सीधा सा रीज़न है कि ये जो पीरियड रहा है 2013 से 2014 तक का, इसमें ऐसा कोई पैंडेमिक की सिचुएशन या क्रूशल डिजीज़ या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं आई थी। तो हम ये कह सकते हैं इम्प्रूव्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस की वजह से, इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता हुआ दिखा, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट जो पब्लिक का है, हाउस होल्ड का, वो भी डिक्रीज हो रहा है। बट येस 2018 के बाद का जब भी डेटा आएगा तो दैट डेटा विल बी यूनिक इन टर्म्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उस समय 2020 से 2021 तक इंडिया ने पैंडेमिक की सिचुएशन फेस करी थी। तो उस समय का जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स होंगे, उन सब का डेटा जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। एंड दिस इज द मोस्ट लार्जर स्टेट हैड अ हायर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देन नेशनल एवरेज। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा? तो सबसे पहला अगर हम नाम देखें तो उत्तर प्रदेश, और सेकेंड लिस्ट में वेस्ट बंगाल, और थर्ड पे पंजाब है। इसके बाद केरला, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऑल दी स्टेट्स वर एक्चुअली रजिस्टरिंग द हायर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू द नेशनल एवरेज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5। Nearly 33% of India's medical devices capacity lying अनयूज्ड। इस तरह की न्यूज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पता हो कोविड-19 पैंडेमिक के समय, चाहे वो लैब रही हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स रहे हों, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रही हों, इवन चाहे इंडियन डिवाइस मेकर्स ही क्यों ना रहे हों, सब ने अपनी कैपेसिटी जो है वो मल्टीपल टाइम से मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज करी थी इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द डिमांड, इन ऑर्डर टू सर्व द डिमांड, इन ऑर्डर टू tap the opportunity। But after ramping up the production to meet the steep demand spike during the COVID-19 pandemic,
Now Indian medical device makers are struggling with the idle capacity. उस समय बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, मेडिसिन की, टेस्टिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी. बट जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होते चले, कोविड पर कर्व होता चला गया, अब मेडिकल डिवाइसेस की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, गियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रही. इवन अगर आप मास्क को भी देखें तो मास्क और सैनिटाइज़र की भी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है. एंड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, अराउंड अ थर्ड ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 1/3 of installed capacity, especially for consumables, disposables, small ticket electronic items, is lying unutilized. अब जो समय उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई थी अपनी, जो हाई किया था कैपेसिटी में, अब उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है. अगर डिमांड नहीं है तो वाई दे विल प्रोड्यूस. वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी, जो मशीनरी है, जो मनी है, दैट हैज़ ऑल बिकम शंक. And sample this, India used to produce 6.24 million pieces of PPE kits per annum. अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 6.24 मिलियन PPE किट बनाता था इंडिया एनुअली बिफोर द पैंडेमिक. पैंडेमिक से पहले. और पैंडेमिक में ये जो कैपेसिटी है ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? इंडिया एनुअली 233.87 मिलियन पीसेस बनाने लगा था पीपी किट के पर एनम. तो आप देखिए कहाँ 6 मिलियन बनती थी, राउंड ऑफ फिगर कर लेते तो 6 मिलियन पीपीई किट बनती थी एनुअली साल भर में, जो बढ़ के 233 तक आ गई है. और अगर अब डिमांड को देखें तो अब ना पीपी किट की इतनी डिमांड रह गई है, ना मास्क की, सैनिटाइजर की, जितने भी जो कंज्यूमेबल्स थे उनकी डिमांड नहीं रह गई. अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री, दैट इज अ trade body of Indian medical device industry, that is an umbrella organization of such firm, India used to make only 3,360 ventilator per year, but now it is making approximately 7 lakhs. 3,000 से आप समझ लीजिए 7 लाख तक की कैपेसिटी में इंक्रीज किया गया था. जहां हम 3,360 वेंटिलेटर पर साल पर ईयर बनाते थे, जो कि अब पैंडेमिक में बढ़ करके 7 लाख हो गया था. और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? डेफिनेटली कैपेसिटी इंक्रीज करी होगी, मशीनरी इंस्टॉल करी होगी, डिवाइस मेकर्स ने पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा. उस समय तो डिमांड थी पैंडेमिक की वजह से. बट अब ना ही वेंटिलेटर्स की, ना ही मास्क की, और ना ही पीपी किट्स की उतनी डिमांड रही. अगर मास्क का भी केस देखें तो उसमें भी यही है. पहले इंडिया कितना मास्क बनाता था? 3.5 मिलियन मास्क पर ईयर बनते थे अप्रॉक्सीमेटली, जो कि पैंडेमिक में बढ़ के 313 हो गए थे. तो 3 मिलियन मास्क से 313 मास्क, 6 मिलियन पीपी किट से 233 मिलियन पीपी किट, 3,000 वेंटिलेटर से 7 लाख वेंटिलेटर पर ईयर. इतना कैपेसिटी इन्हेंसमेंट देखने को मिला था. और मार्च और अप्रैल के पीरियड में, जबकि पैंडेमिक की सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव दोनों ही साल में पीक पर थी, उस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो था इन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज़ का वो 100% था. स्पेशली अगर पैंडेमिक ईयर की बात करें और सेकेंड वेव की बात करें तो मार्च और अप्रैल में द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टच द 100%. इतनी डिमांड थी कि डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही थी. चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो. बट अब क्या सीन है? हाउएवर दैट फिगर हैज़ नाउ ड्रॉप टू 40%. जो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो अब 40 रह गया है. आप समझ लीजिए 60% जो कैपेसिटी है वो आइडल पड़ी है ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री. और आइडल पड़ी है इसका मतलब इट इज़ द शंक कॉस्ट. और जो भी डिवाइस मेकिंग, मेडिकल डिवाइस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, दे आर फेसिंग ह्यूज लॉस. And this is the total manufacturing capacity per year before COVID and latest. और आप समझ लीजिए 60% जो कैपेसिटी है that is being idle. Definitely it is a loss for India. The rise of China, और अगर चाइना के कंपैरिजन में देखें तो मेडिकल डिवाइस इम्पोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 has also increased from China, USA and Germany.
इसी के बाद से इंडिया ने आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना से जो डिवाइसेस आ रही हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो या जो भी हो, वो सब ऑप्टिमम कैपेसिटी के थे, सब ऑप्टिमम क्वालिटी के थे, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी थी, जिसकी वजह से इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि दैट इंडिया विल नाउ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। हालांकि अचीव भी किया कहीं ना कहीं उस टारगेट को, बट नाउ दैट कैपेसिटी इन्हांसमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक is now creating problem or now creating challenges for all medical device industries. So let us see how these industries will take care of this. One of the easy solution of this particular capacity enhancement or idle capacity line is just to increase the export increase करके थोड़ा सा यूटिलाइजेशन बढ़ाया जा सकता है जो जो ये कैपेसिटी और जो ये मशीनरी आइडल पड़ी हैं इन केस ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6, कैग फ्लैग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फूड सब्सिडी फॉर फाइनेंशियल ईयर 17 and 18. So the Controller and Auditor General of India, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, कैग ने फ्लैग किया है रेड झंडा, किस लिए? फॉर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, द यूज ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, किस लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ फूड सब्सिडी इन रिपोर्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। तो मंडे को कैग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है पार्लियामेंट को फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19। इस रिपोर्ट में कैग ने सीधा सीधा ये बोला है कि जो फूड सब्सिडी पेमेंट्स हुए हैं, पेमेंट रिलेटेड टू फूड सब्सिडी इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 18 और 19, इसमें कुछ घपला हुआ है। द एक्सपर्ट सेड मेकिंग द बुक ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया public in the budget for financial year 22 would go long way in plugging this loopholes. तो अब FCI के लिए प्रॉब्लम होने वाली है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बाद से। सीधे सीधे क्या की रिपोर्ट ने कहा है, गवर्नमेंट अंडरटुक फंडिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर using extra budgetary resources in both the years in order to pay for food subsidy. And referring to the food subsidy, CAG said there is a carryover liability of 81,300 crore of unpaid food subsidy during financial year 18, and then there was a fresh subsidy claim of 1.16 trillion, and resulting in total pending liability for food subsidy is 1.97 ट्रिलियन। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू पे द फूड सब्सिडी, और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट रिलीज्ड ओनली 61,982 करोड़ टू FCI। अगर इतना ही एलोकेशन हुआ था फूड सब्सिडी के केस में, तो ये इतने एक्सपेंडिचर कैसे हुए, लीविंग अ पेंडिंग लायबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 1.35 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18। एलोकेशन 61,982 करोड़ का हुआ था, और अगर बोले कंजप्शन या बोल सकते हैं फ्रेश सब्सिडी क्लेम्स जो FCI ने कह रहे हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 81,300 करोड़ इन अनपे in financial year 2018 and 1.16 trillion in financial year 2018 collectively। तो जिसकी वजह से जो टोटल लायबिलिटी बन रही है FCI पर, वो बन रही है 1.35 ट्रिलियन की। That is a pending liability at the end of financial year 2018, and it was noted that the budgetary provision of 1.45 trillion for financial year 18 was meeting the food subsidy expenses was not fully utilized, and there was saving of approximately 48,000 crore at the year end। और क्या कहना है कि जो ये सेविंग हुई थी, दैट सेविंग were actually due to the provision of 42,919 करोड़ लोन, जो कि FCI ने किससे लिया था? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से लिया था, इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ फूड सब्सिडी यूजिंग द बजटेड फंड। तो सीधे सीधे कैग ने बोला है कि कुछ ना कुछ घपला ज़रूर चल रहा है। क्या घपला हुआ है, क्या जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन नहीं हो पा रही है,
और इस ये अपनी सीधी सीधी रिपोर्ट में कैग ने कहा है, कैग हैज़ पुल्ड अप द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अडॉप्टिंग द erroneous process of devolution of IGST to states and short-term transfer of cess to रिजर्व फंड्स। इसके अलावा IGST के एलोकेशन को लेकर के भी और जो शॉर्ट टर्म सेस सरचार्ज जिसे हम सीधे बोल सकते हैं सेस होते हैं, एक स्पेशल पर्पस टैक्स लगाया जाता है स्मॉल अमाउंट में, उस सेस के ट्रांसफ़र में भी यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रखी है। तो जो मेजर पॉइंट कैग ने रखा है वो रखा है FCI पर जो भी बजटरी एलोकेशन हुए थे, जो लोन प्रोवाइड किया गया तो उस लोन का जो यूटिलाइजेशन हुआ है उसको लेकर के कैग ने रेड फ्लैग रेस किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। सेंसेक्स स्विंग ओवर 1200 पॉइंट्स, सो द डोमेस्टिक मार्केट regained some ground on Monday। कैसे? Following their worst decline in the 7 month, इसके बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली इन केस ऑफ सेंसेक्स एज इन्वेस्टर असेस द थ्रेट ऑफ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट ओमिक्रॉन। हालांकि अगर जो भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में वो उतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स थे वो जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का उसकी वजह से कहीं ना कहीं कैप्ड रहे, हम बोल सकते हैं सप्रेस्ड रहे। तो बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं देखने को मिला सेंसेक्स में। द रुपी ऑन द अदर हैंड स्लिप टू 18 पैसा टू क्लोज एट अ 5-week low, that is 75.07 against the dollar as the fresh worries over the new corona variant weighted on already weak investor sentiments। तो ये कह सकते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से या सेशन से जो परफॉर्मेंस खराब चल रही थी इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस की, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, मोर स्पेसिफिकली सेंसेक्स की सेंसिटिविटी इंडेक्स की। लेकिन रुपया है वो भी डॉलर के उसमें कम या हम कहते कमज़ोर हुआ है। और बहुत ज़्यादा होपफुल होना अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं एडवाइजेबल है, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टनिटी बनी हुई है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, उसको लेकर के उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर असेसिंग द थ्रेट्स ऑफ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट एंड दे आर एक्चुअली इन सर्टेन डिलेमा सिचुएशन। अगर गेनर्स की बात करें, कोटक महिंद्रा, SCL टेक, TCS वर द टॉप गेनर्स, लूजर्स सन फार्मा, NTPC एंड एक्सिस बैंक। तो एक्सपर्ट्स की ये राय है जो बाय द डिप एंड सेंसेक्स वैल्यूएशन हिट्स लोवेस्ट लेवल सिंस अगस्त 2020। तो मंडे को थोड़ा सा गेन रहा फॉलोइंग द वर्स्ट डिक्लाइन इन द 7 month। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI सुपरसेड्स आर कैपिटल्स बोर्ड नेम एडमिनिस्ट्रेटर। सो सिंपली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंडे को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, अनिल अंबानी प्रमोटेड रिलायंस कैपिटल, दैट वाज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC थी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है, जो कि डिफ़ॉल्ट और गवर्नेंस इश्यूज की वजह से RBI के रडार में है। हम बोल सकते हैं कंपनी इज़ एक्चुअली रेडी टू गो फॉर सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो सीधे RBI ने टेक ओवर कर लिया है और ऐसा प्रॉपरली हम बोल सकते हैं फिक्स ही आप कह सकते हैं, फिक्स है अप्रॉक्सीमेटली कि दिस पर्टिकुलर NBFC आर कैपिटल विल गो फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शॉर्टली। डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 83,138.8 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है रिलायंस कैपिटल में। एंड द कंपनी हैड सेड इन इट्स December quarter earnings last year that it had listed non-convertible debentures of 14,827 crores। तो टोटल 83,000 करोड़ का ड्यू है आर कैपिटल पर। एंड दैट इज़ वाई अब फिलहाल आर कैपिटल के बोर्ड्स को हटा करके एडमिनिस्ट्रेटर के नाम को प्रपोज कर दिया है RBI ने। एंड RBI साइट्स डिफॉल्ट से सीरियस गवर्नेंस कंसर्न नॉट इफेक्टिवली एड्रेस्ड बाय बोर्ड, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटर। और इसके बाद
आर कैपिटल जो है वो सीधे सीधे बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स में जाएगी। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 2017 के बाद से, हम ये कह सकते हैं 2017 के बाद से कंपनी अपने जो लोन्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं, उन पर डिफ़ॉल्ट होने लगी थी। और लेटेस्ट डिफ़ॉल्ट केम इन नवंबर 27। तो रिलायंस की एक और कंपनी धराशायी हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टू रिलैक्स लॉक इन पीरियड फॉर NINL sales. The center has conceded most of the demand of potential buyers of नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे हम NINL भी बोलते हैं, उसको जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी, और ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ पोटेंशियल बायर्स ऑफ NINL, जिसमें से जो लॉक इन पीरियड है फॉर सेल ऑफ असेट उसको डिक्रीज करने की भी बात हो रही है। दिस इंक्लूड लोवरिंग द लॉक इन पीरियड फॉर द सेल ऑफ असेट टू 1 year and allowing the new buyers to undertake the amalgamation of a special purpose vehicle SPV into NINL। तो जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक असेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी लेड कर रहे हैं, इसके अलावा द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम CDGB बोलते हैं, जिसको कोई कैबिनेट सेक्रेटरी हेड कर रहे हैं, they all have decided that lock-in period can be reduced to 1 year from the date of completion of the sale। इसका मतलब अगर कोई भी बायर NIL को खरीदता है तो उसके लिए जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होगा वो 1 साल का होगा। 1 साल के बाद अगर बायर चाहे तो उसको रीसेल कर सकता है। पहले जो था लॉक इन पीरियड ये ज़्यादा था, तो पोटेंशियल बायर्स जो थे उनकी डिमांड थी कि लॉक इन पीरियड आप कम करिए, जिससे कि अगर हमें ये लगता है कि किसी भी तरह से ये जो हमने बाइंग करी, जो हमने जिसमें वेंचर किया है, जो खरीदा है NIL को, अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम इसको रीसेल कर सकें। तो फिलहाल के लिए लॉक इन पीरियड 1 साल का कर दिया गया, इस पर एग्रीमेंट बन गया, जो कि पहले 3 साल का था जी, जो कि दीपम ने प्रपोज किया था। तो दिस वुड एक्सक्लूड लैंड एंड माइनिंग लीजेस एज वेल। तो लॉक इन रिस्ट्रिक्शंस फॉर द सेल ऑफ लैंड एंड माइनिंग लीजेस वुड कंटिन्यू टू बी 3 years। तो लैंड और माइंस को छोड़ करके जो अदर असेट्स हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड केवल 1 साल का है, लेकिन माइंस और जो लैंड है उसके लिए लॉक इन पीरियड अभी भी 3 साल का है। तो जो भी बायर NINL को खरीदेगा वो उसकी माइंस और उसकी लैंड को 3 साल तक उसको लॉक करना पड़ेगा, उसको नहीं बेच सकता है। बट येस, अदर असेट्स को चाहे तो वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जियोनॉमिक सैम्पलिंग इन इंडिया स्टिल अड्रिफ्ट। सो व्हाइल मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैड स्टार्टेड जीनोमिक सीक्वेंसिंग ऑफ सैंपल्स। क्यों सडनली ये जीनोमिक सैम्पलिंग को लेकर के क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का जो DNA RNA जो भी है वो चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए या हमें कहते थे जो जेनेटिक मटेरियल जिस तरह से कोरोना वायरस चेंज कर रहा है उसको देखते हुए नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंट्री टू गो फॉर जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ सैंपल टू स्टडी द चेंज और म्यूटेशन इन वायरस स्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम that start from the pandemic, the very first time of pandemic। और उसके बाद से कैसे कैसे वायरस ने अपने जीनोमिक सीक्वेंसिंग को चेंज किया है, अपने जीनोमिक मटेरियल को चेंज किया है, जिससे कि प्रिपरेटरी मेजर्स पर हेल्प मिल सकती है। कौन सा वेरिएंट कितना डेंजरस है उस पर भी मदद मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और स्टेट्स जो हैं वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जीनोमिक सैम्पलिंग अभी भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएबल कंडीशन पर नहीं है। इंडिया टू कंसर्ट एफर्ट ओनली इन दिसंबर 2020। इंडिया ने केवल दिसंबर 2020 के बाद से, हम या सीधे ये बोले, इंडिया में जीनोमिक सीक्वेंसिंग कोरोना वायरस के बाद से थोड़ा ज़्यादा सा और चेंज हो गई। अदरवाइज अदर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में in India the genomic sampling is not very good position। The Union Health Ministry announced that India SARS-CoV-2 genomic consortium to ramp up its sequencing efforts, and simply the objective of this effort is to collect the 5% of all positive COVID sample in every state so that proper genomic sequencing can be done and the pattern of change can be identified। However, it has not been able to achieve its 5% mark।
जो भी लॉन्च किया था स्कीम्स को, जीनोमिक कंसोर्शियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSACOG बोलते हैं इस एफर्ट्स को, इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक कंसोर्शियम का अनाउंसमेंट किया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और उसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ये था कि 5% पॉजिटिव केसेस जो उनसे सैंपल कलेक्ट किए जाएं और कोरोना वायरस के जो भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही, चेंजेस हो रहे हैं, उसको स्टडी किया जाए। बट इंडिया में फ़िलहाल के लिए अभी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। And the data analyzed by business standard from this INSACOG schemes report shows that government's record of sample collection has been less than 5% whatever has been targeted despite the falling cases. केस फॉल करने के बाद भी 5% का टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। तो इंडिया में जीनोमिक सीक्वेंसिंग इज नॉट वेरी मच रैम्प अप, और आगे जिस तरह से वेरिएंट आ रहे हैं कोविड को देखते हुए, इंडिया को भी कहीं ना कहीं इसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC गेट्स RBI अप्रूवल टू हाइक स्टेक इन कोटक महिंद्रा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LIC को, स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी दैट इज LIC को परमिशन दे दी है कि LIC प्राइवेट लेंडर कोटक महिंद्रा में अपने शेयर को 9.9% तक बढ़ा सकता है। LIC इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर इनटू कोटक महिंद्रा। अभी LIC के पास 4.96% का शेयर है इनटू दिस प्राइवेट लेंडर, और LIC बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि कोटक महिंद्रा में उसका शेयर बढ़ाया जाए। तो उसके लिए RBI ने परमिशन दे दी है इंश्योरेंस कंपनी को कि ठीक है, आप 4.9% से 9.9% तक अपना शेयर इंक्रीज कर सकते हैं इनटू दिस प्राइवेट लेंडर। क्यों RBI से परमिशन की ज़रूरत थी? क्योंकि ये स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनके इंटरेस्ट हैं, और एक्सपोजर जो है, रिस्क एक्सपोजर जो है LIC का, वो बढ़ेगा। प्राइवेट लेंडर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके शेयर्स खरीदें, तो डेफिनेटली रिस्क एक्सपोजर जो है बढ़ेगा। दैट इज वाई परमिशन फ्रॉम RBI वाज required, and RBI has granted its approval to LIC for increasing its holding in the bank up to 9.9% of paid up equity share capital of the bank. इसके अलावा अगर हम देखें कि और कौन कौन बैंक्स इन विच LIC होल्ड्स 5% स्टेक और मोर एज अ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो IDBI बैंक में भी LIC का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 49.2% का। कनारा बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, Union Bank of India, Karnataka Bank, and now Kotak Mahindra Bank. So these are the few banks or avenues where LIC has a significant stake or investment. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.